वेलकम बैक टू द बायोलॉजी सेक्शन। बेटा आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ सेल डिवीजन। बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आगे की हायर क्लासेस में भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, बट एज पर योर स्टैंडर्ड हम उतना ही पढ़ेंगे जितना अभी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सेल डिवीजन बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, बट अगर आपने बेस नहीं समझा तो आगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, फंजाई, इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि सेल डिवीजन जो टॉपिक है ये है क्या, होता कैसे है, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछती है, और एनसीईआरटी पूछेगी तो आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें तो आता ही आता है क्वेश्चन। 1 मार्क में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा, डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर डायग्राम्स अलाउड नहीं है बनाना तो आपसे उनकी लेबलिंग पूछी जा सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, उससे पहले जितना हमने चैप्टर अभी तक खत्म किया है, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनलीज सारी फिनिश कर ली थी, उससे रिलेटेड अब मैं क्या करूँगी, आपसे कुछ क्विज यानी क्वेश्चंस पूछूंगी। वो क्वेश्चंस आप दो। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होंगे, बट आफ्टर दिस चैप्टर, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्विज का पूरा लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, उसमें आप सब आओ, क्विज में पार्टिसिपेट करो। जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं दैट्स वेरी वेल, वो तो क्विज अटेंड कर ही पाएंगे, लेकिन जो जिन्होंने सीक्वेंस से नहीं देखा है वो एटलीस्ट क्विज वाले लेक्चर में आना। आप देखना कि आपको कितनी नॉलेज है, अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से कौन सी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑप्शंस हैं, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, C, it can be the site of energy generation, and D, it can be the site for biochemical activities of the cell. सभी बच्चे मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। ये 4 ऑर्गेनलीज आपके सामने है, इसमें से आप ये बताइए कि सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सी ऑर्गेनली कवर रहती है। एवरीवन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स या फिर प्लास्टिड्स। अटेम्प्ट सभी बच्चे करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। ये सबको आना चाहिए, इसमें कोई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा हिंट वगैरह, ये अच्छे से आना चाहिए। हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी पुरकिंजे, सी ल्यू वैन हॉइक एंड डी रॉबर्ट ब्राउन। एवरीवन, लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, इसकी हिस्ट्री भी बताई थी मैंने, जल्दी से बताएं। ओके, चलो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, जिन बच्चों का ऑप्शन ए टिक किया है, वेरी गुड, ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 1665 में जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने किसी पेड़ की छाल को निकाला, कॉर्क ऑफ द प्लांट, जो ऊपर एक पतला सा एक कवर सा होता है ना पेड़ के स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर, उसको निकाल के उन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्हें क्या निकला, मतलब उनको क्या दिखाई दिया उसमें, मैंने आपको अच्छे से डायग्राम भी बना के बताया था। उनको एक हनी कूम का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा स्ट्रक्चर, हनी कूम जैसा, मतलब एक इतनी सी पेड़ की छाल में उन्हें ढेरों कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये छाल थी उनकी तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स उनको नजर आए। ठीक है, और यहाँ से उन्हें पता चला कि जो सेल होती है, एक सिंगल सेल, वो होती है आपकी फंडामेंटल, बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि आपकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है, एक सेल पे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सभी बच्चे लड्डू खाते हैं, लड्डू सबको पसंद है ना। तो लड्डू किससे बनते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। आप जब इतनी सारी बूंदी हाथ में लेके उसको पैक करते हो अच्छे से, तब जाके एक पूरा लड्डू बनता है। तो वो जो आपकी छोटी छोटी बूंदी होती है वो एक सेल है,
अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लो, यानी कि आपके अंदर एक सेल है वो, और उससे पूरे आप बने हो, यानी कितने सेल्स इकट्ठे हुए हैं तब जाके आप बने हो, ठीक है। और ये चीज़ इम्प्लाई होती है किस पे, हम ह्यूमंस पे भी, एनिमल्स पे भी, प्लांट्स पे भी। प्लांट्स भी आपके लिविंग में आते हैं। अच्छा, जब हम सेल की बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल सेल को थोड़ा सा अलग करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन होता है। बिकॉज हम एनिमल्स के अंदर आते हैं, हम जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स के अंदर आते हैं। एंड हमारी सेल्स कैसी होती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, यूकैरियोट होती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। जबकि उनकी सेल्स होती है रिजिड, बिल्कुल टफ, उनकी जो लेयर होती है वो काफ़ी टफ होती है, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल इतनी नहीं होती। ये मैंने आपको कंपैरिजन भी बताया था। नेक्स्ट कंपैरिजन जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके चैप्टर जो बता रहा है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन दिया हुआ है किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का। वो आज कंपैरिजन भी हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले पहले हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। अब सबसे पहले हमने ये जान लिया कि सेल क्या होती है। अच्छा, कभी हमें एक चोट लग जाती है, खुद ही सोचो, अगर चोट लग जाती है तो थोड़े दिन बाद वो अपने आप चीज़ें हील होने लगती हैं। आपकी स्किन पे चोट लग गई, खरोंच लग गई, कट लग गया, कुछ भी हो गया, कुछ दिन बाद वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक नई लेयर आ जाती है उस पर स्किन की, है ना। और थोड़े दिन बाद तो वो मार्क भी चला जाता है, ठीक है, ऑन द टाइम। एक क्या होता है, मतलब कि प्रॉपर टाइम के बाद आपकी जो स्किन जो पहले थी बिल्कुल वैसी हो जाती है। ऐसा क्यों हो गया, चलो ठीक है, हमने माना, हमने उस पर ड्रेसिंग की, हमने उसका फर्स्ट एड किया, उस पर प्रॉपर ऑइंटमेंट लगा के उसको अच्छे से रखा, बट स्टिल कभी छोटी मोटी खरोंच आती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर इतनी हम ड्रेसिंग वगैरह नहीं करते, स्टिल वो क्या होता है, रिपेयर हो जाता है अपने आप। तो ये हो क्या रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो अपने आप हमारा जो ब्लीडिंग हो रही थी या खरोंच आई थी या कट लगा था, जो भी हुआ था, फिर से वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। कुछ तो अंदर ऐसा हुआ होगा, है ना। अच्छा, अब पहले आप 5th क्लास में कितने थे और अब आपकी हाइट कितनी हो गई है, ऐसा क्या हुआ आपके अंदर कि आपकी हाइट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, या आपके पापा इतने लंबे क्यों हैं आपसे और अभी आपकी हाइट पूरी ग्रोथ पे चल रही है, ऐसा क्या डिफरेंस हो गया, कभी सोचा है। कुछ तो अंदर चल रहा होगा आपके जिससे ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ें बेटा डिपेंड करती हैं सेल डिवीजन पे, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। हमारे अंदर जो सेल्स होती हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके सेल का क्लस्टर बनता है। देखो, पहले एक सिंगल सेल, उससे क्लस्टर बना तो क्या बना हमारा, टिश्यू। टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है बेटा, ऑर्गन। ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं हम, यानी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होती है हियरार्की हम ह्यूमंस की, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो, यानी एक सेल से हम पूरे बने हैं। जिंदगी हमारी जो अर्थ पे पूरी लाइफ जो है स्टार्ट कैसे हुई है, सेल से। और जो लाइफ चल रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, ये सब किस पे डिपेंड करती है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक सिंगल सेल पे, ठीक है। हम मल्टी सेलुलर हैं, पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। हमें दोनों चीज़ों को लेके चला है ना। आप अगर आप मान लो, तुम में से कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ठीक है हम तो मल्टी सेलुलर हैं, ये जो आपने हियरार्की बताई ये मल्टी सेलुलर की है, क्यों, क्योंकि जब सेल इकट्ठे होते हैं तब जाके टिश्यू बनता है। लेकिन उनका क्या, जो सिर्फ सिंगल सेल हैं, जिनके पास है ही एक सेल, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या अमीबा हो गया, उनका क्या होगा, उनका भी तो कुछ होगा, अब वो भी तो जिंदा है, लिविंग है। तो बेटा उसमें क्या होता है, जो एक सिंगल सेल होता है ना, उसके पास सारे मेजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वही वो फंक्शंस करता है। और वो क्या करता है बेटा, जो सिंगल सेल होते हैं वो एक प्रॉपर टाइम के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं और सीधा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिससे क्या होता है कि जो एक सिंगल सेल है वो स्प्लिट होती है दो में, और वो जब दो हो जाते हैं तो उसका साइटोप्लाज्म में स्प्लिट हो जाता है। उससे क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई अमीबा है, वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, कुछ टाइम बाद वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर देगा, यानी कि उसके सेल जो है, जो उसके अंदर की सेल है, वो क्या करेगी, अपने आप को बीच में से डिवाइड करके दो अलग बन जाएगी, और वो दोनों ही अलग इंडिविजुअल बन जाएंगे, जो आइडेंटिकल होंगे किससे, अपने पेरेंट से, अपने पेरेंट अमीबा से। लेकिन क्या हम में ऐसा होता है, कभी देखा है एक इंसान बीच में से टूट गया और वो दो इंसान बन गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में यही अंतर होता है। तो सेल डिवीजन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। माइटोसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन।
नाम से आपको पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। एंड मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। देखो बेटा, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, ये सेल है आपकी, सपोज करो, सब बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है। क्या होगा, ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आके क्या हो जाएगा, ये जो है स्प्लिट हो जाएगी बीच में से और कन्वर्ट हो जाएगी दो डॉटर सेल्स में। किस में? दो डॉटर सेल्स में, ठीक है। ये होता है बेटा एम फेज। क्या होता है? एम फेज, यानी माइटोटिक फेज। बात समझ आई? ये होता है माइटोटिक फेज। और इससे क्या होगा, दो डॉटर सेल डिवाइड हो गई, इसको हम माइटोसिस डिवीजन से भी आप समझ सकते हो, बस इसमें यही होता है माइटोसिस डिवीजन में। अगर हम ह्यूमंस में बात करें, देखो जैसे माइटोसिस डिवीजन जो ये बैक्टीरिया में होती है, अमीबा में होती है, एक जो अमीबा है वो दो में हो गया डिवाइड, अलग अलग, माइटोसिस डिवीजन हो गई, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो गई, भाई उसके बच्चे हो गए, उसने अपने आप को ही दो भागों में डिवाइड कर दिया, और वो जो दो बच्चे हैं वो क्या बन गए, उसके बच्चे बन गए ना, तो उसकी रिप्रोडक्शन भी हो गई। लेकिन अगर ये माइटोसिस डिवीजन हमारे अंदर हो तो, अब आप पूछोगे होती है या नहीं होती, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, होती है हमारे अंदर। ह्यूमंस में भी ये पाई जाती है, लेकिन ये ह्यूमंस में अलग काम करती है, ठीक है, और मियोसिस ह्यूमंस में अलग काम करती है। माइटोसिस का क्या काम होता है बेटा, ये जो आपकी कहीं खरोंच लगती है, कट लग जाता है, वूंड हो जाता है, उसकी जो रिपेयर होती है ना, सेल की जो रिपेयरेशन चलती है, जो आपकी फिर से स्किन वैसी आ जाती है, ये होता है माइटोसिस डिवीजन से। रीजनरेशन, ठीक है, ये जो रीजनरेशन होता है या आपकी ग्रोथ होती है सेल की, ये होती है माइटोसिस डिवीजन से ह्यूमन में, ठीक है। क्या समझे? नेक्स्ट पे चलो, ये आपकी माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। इसी से आपको पता चल रहा है कि ये कैसे डिवाइड करती हैं सेल, एक से सीधा दो में, ठीक है। इससे क्या होता है, ये नंबर में इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन हमने इसको बोला इक्वेशनल डिवीजन। अब एक से दो सेल हो गए, तो ये हमने इक्वेशनल डिवीजन बोल कैसे दिया? अब एक बात समझो, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। माइटोसिस में क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जैसा आपके पेरेंट सेल में है, ठीक वैसा ही आपकी डॉटर सेल्स में मिलेगा, ठीक है। जैसा पेरेंट सेल में है वैसा और उतना ही, मतलब वो कम नहीं होगा। सपोज करो जैसे ह्यूमन में होते हैं हमारे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हम में 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 सिंगल होते हैं, ये लगा लो। अब क्या होता है, अगर हमारे में माइटोसिस डिवीजन होती है तो एक सेल है, उसके अंदर सपोज करो दो क्रोमोसोम है, और अगर इसमें माइटोसिस डिवीजन हुई तो इसमें भी दो क्रोमोसोम और इसमें भी दो क्रोमोसोम, तो ये हो गए ना इक्वेशनल डिवीजन। इसे ही हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जो हमारे बैक्टीरियाज में होती है, ठीक है। सॉरी, बैक्टीरिया में यही होता है कि जब उसके पास है ही एक सिंगल सेल, उस बेचारे के पास एक ही सेल है, उसी के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसका भी वो आधा आधा कर देगा तो जो उसके डॉटर सेल बनेंगे बेटा, उसमें तो कहीं ना कोई कमी रह जाएगी, तो वो तो उसको हाफ कर ही नहीं सकता, इसलिए वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। इससे क्या होगा, जितने क्रोमोसोम या जितने जेनेटिक मटेरियल उसके पास है, सेम उसकी डॉटर सेल के पास आ जाएगा, तभी तो वो इंडिविजुअली बिहेव कर पाएंगे। लेकिन मियोसिस में उल्टा होता है। अब मियोसिस में क्या होता है वो हम मियोसिस में पढ़ेंगे, पहले माइटोसिस को क्लियर करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे पहले, ये लो। व्हाट इज माइटोसिस डिवीजन? अगर मैं आपसे एक सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या लिख के आओगे? अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे? व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन? तो आप लिखोगे इट इज अ फॉर्म ऑफ डिवीजन या फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन where the cell divides and splits into two equal daughter cells, ठीक है।
एक सेल स्प्लिट हो जाती है दो में, और वो भी इक्वल डॉटर सेल्स में। ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये और ये, इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम सन सेल्स क्यों नहीं बोलते, बेटा सन सेल्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये भी आगे डिवाइड होंगी, तो ये भी आगे अपने अपने बच्चे पैदा करेंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी माइटोसिस की डिवीजन की डेफिनेशन। माइटोसिस डिवीजन की डेफिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ डिवीजन where the cell divides and splits into two equal daughter cells which are identical to each other, ये भी लिख लो, which are identical to each other and helps in growth and repair। ठीक है, बस ये है आपकी माइटोसिस डिवीजन। एक ये लाइन याद कर लो, दूसरा ये जो आपको डायग्राम ऊपर दिख रहा है ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ये आपकी माइटोसिस डिवीजन। और हम ह्यूमंस में क्या करती है ये, ग्रोथ में अपने टिश्यूज को या सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं चोट लगने से, उनके रिपेयर में काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं, देखो मियोसिस में। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस थोड़ा समझने में आपको टाइम लग जाएगा बेटा। मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बनती हैं, एंड प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं आपको, दो सेल्स मिलती हैं। ठीक है, और वो दो सेल्स बिल्कुल कैसी होती हैं, अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होती हैं। मियोसिस में आपको एंड में चार सेल्स मिलेंगी, 1 2 3 4, ये चार सेल मिलेंगी। ठीक है, और ये जो कैसी मिलेंगी, इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम है, वो हाफ हो जाएंगे, तभी हम इनको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसे हम, रिडक्शनल डिवीजन। और हमने रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला, जस्ट मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो मेन पेरेंट सेल है ना, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें, वो उसकी डॉटर सेल में हाफ हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये रिडक्शनल डिवीजन इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 4 सेल्स हैविंग हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द ओरिजिनल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, इट इज द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स या 4 सेल्स each having half of the chromosome, each having, एक सेकेंड बेटा, half of the chromosomes of original cell। इट इज, अच्छा ह्यूमंस में क्या यूज करती है, इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। देखो बेटा, वैसे तो हम ह्यूमंस में माइटोसिस डिवीजन होती है सारी सेल्स में, तभी हम ग्रो कर पाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा मास बढ़ता है, हम या तो मोटे होते हैं या तो पतले होते हैं, या हमारी कोई कट लग जाता है, वूंड लग जाता है, वो अपने आप सही होता है। तो ये सब हो रहा है माइटोसिस डिवीजन की वजह से। लेकिन कुछ स्पेशल सेल्स होती है हमारे अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन बेटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बनाता है गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट से ही क्या होता है, आगे की प्रोजेनी बनती है, आगे की ऑफस्प्रिंग बनती है। ठीक है, अगर आगे रिप्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए गैमेट बनना ज़रूरी है। और ह्यूमंस या एनिमल्स में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या ह्यूमंस हु आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके लिए तो गैमेट्स बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, खुद ही सोचो, ए सेक्सुअल में तो ज़रूरी नहीं है। ए सेक्सुअल में क्या होगा, अमीबा है, स्प्लिट हुआ, बन गए दो। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल का बेटा की फीचर ही ये होता है, जब दो मेल, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं एक साथ, तब बनता है क्या, एक जाइगोट। जाइगोट आगे ग्रो करेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे ग्रो करके क्या बनेगा, इन्फेंट, प्रोजेनी या बेबी, वही आगे जाके बनता है ना। अब एक बात सोचो, हम ह्यूमन में होते हैं बेटा 46 क्रोमोसोम्स।
ठीक है। अब हमारा एक स्पेशल ऐसा सेल होती है जिसमें होती है मियोसिस डिवीजन, और वो स्पेशल सेल कौन सी है, हमारी सेक्स सेल्स। उसमें क्या होगी, ये आपकी सेल है, इसमें होगी जो कि है 46 क्रोमोसोम। इसे हम अगर मैं आपको स्पेशली साइंस की लैंग्वेज में जाके बताऊं, 46 है तो हम इसे बोलेंगे डिप्लॉइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड, हम इसे बोलेंगे डिप्लॉइड सेल है ये। अब ये जाएगी मियोसिस डिवीजन के अंदर। जब ये मियोटिकली डिवाइड करेगी तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी हैप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है, आपके अंदर प्रॉपर 46 क्रोमोसोम है, अब 46 का आप हाफ करोगे तो 23, यानी कि आपकी एक सेल के अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, पेयर है यानी एक और फिर दूसरा पेयर है वो। इस जब पेयर होता है तब हम उसे बोलते हैं डिप्लॉइड, और जब वो पेयर का हाफ हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं हैप्लॉइड। तो जब 46 क्रोमोसोम वाली एक सेल जिसके अंदर एक पेयर है, उसको हम 2n बोलते हैं बेटा। 46 अभी भूल जाओ क्योंकि वो तो कंप्लीट सेल्स हो गई ना, इसे हम 2n बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक पेयर है, दो आपके क्रोमोसोम है, एक पेयर है। ठीक है, अब ये मियोटिकली डिवाइड करेगा यानी रिडक्शन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ n और यहाँ n हैप्लॉइड हो जाएगा। यानी जहाँ दो पेयर थे, अब एक सेल में एक चला जाएगा, एक सेल में एक चला जाएगा। दो थे, एक सेल में एक चला गया, एक सेल में एक चला गया, वो बन गया हैप्लॉइड। अब ये आगे जाके जो बना है ये हैप्लॉइड सपोज करो अगर ये मेल का हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड फीमेल के हैप्लॉइड से जाके क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा फिर डिप्लॉइड, क्योंकि एक फीमेल का हैप्लॉइड एक मेल का हैप्लॉइड दोनों फ्यूज कर गए, बन गया डिप्लॉइड। और वो डिप्लॉइड बनने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी, ऐसे ही होता है ना। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों कि डिप्लॉइड से ही हम बने हैं। बेटा डिप्लॉइड से पेयर से ही बनोगे। क्रोमोसोम की कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं जिससे प्रॉपर ह्यूमन बनता है, जिससे प्रॉपर एनिमल बनते हैं। अगर उन अरेंजमेंट में ज़रा सा भी इधर उधर कुछ होता है तो वो बहुत एक, ये कह लो डिफॉर्मिटी बन जाती है या कुछ डिजीजेस बन जाती हैं। ऐसी डिजीजेस जिनसे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन में, एक इंडिविजुअल में बहुत कमियां आ जाती हैं, बड़ी कमी जो बेटा दूर नहीं की जा सकती। कुछ मैं आपको डिजीजेस के एग्जांपल दे दूं, सर्च करना, वैसे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, हेमोफीलिया हो गया। ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की होती हैं, कि जब सेल डिवीजन होता है तो कहीं ना कहीं अगर क्रोमोसोम में ऊंच नीच हो जाती है तो ये डिजीज़ आ जाती है उसमें। ठीक है, और ये डिजीज़ आसानी से सही नहीं होती हैं। क्रोमोसोम की कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होती हैं, उन अरेंजमेंट से ही एक प्रॉपर ह्यूमन बनता है। इसलिए हम डिप्लॉयड हैप्लॉयड ही पढ़ते हैं, और ऐसे ही आपका एक ह्यूमन बनता है। तो एक सेल अगर डिप्लॉयड है तो वो मियोटिकली अगर डिवाइड करेगी तो वो हैप्लॉयड हो जाएगी, यानी उसमें जितने क्रोमोसोम है उसके हाफ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेल का जो क्रोमोसोम है, सॉरी मेल की जो सेल है वो हैप्लॉइड, और फीमेल की सेल है वो हैप्लॉइड। जब फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और वो डिप्लॉइड आगे जाके ही एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। इतना समझ आ गया। ये जो मैं बात कर रही थी ना, मेल सेल फीमेल सेल, ये क्या है, ये ही तो है गैमेट्स, जिनमें एक सेक्स सेल होता है फीमेल का, एक सेक्स सेल होता है मेल का। इन्हीं को बोलते हैं हम गैमेट्स, और इन्हीं के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है मियोसिस डिवीजन। बात क्लियर हुई। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, क्लियर हुआ। माइटोसिस बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ है, ये पेन है, ये पेन बीच में से टूट जाएगा, हम मैं अगर इस पेन की डिवीजन करूँ तो ये एक दूसरा पेन और ये दूसरा पेन, मेरे पास दो पेन आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी माइटोसिस। लेकिन जहाँ मैं मियोसिस की बात करती हूँ बेटा, उसमें बिल्कुल ही उसके अंदर के जितने कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर डिप्लॉयड है, दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हाफ हो जाएंगी, इसमें फिर हाफ है, इसमें हाफ है, यानी ये भी अधूरा और ये भी अधूरा। इनको पूरा करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, फ्यूजन ज़रूरी है। जब फ्यूजन हो जाएगा तब जाके वो एक नया इंडिविजुअल बन पाएगा। ठीक है, इतना ही आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मियोसिस के लिए, आपको इतना ही पढ़ना है। पूछा जाएगा कि माइटोसिस किस लिए यूज होती है, तो आप बोलोगे माइटोसिस इज हेल्पफुल इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं। ठीक है,
माइटोसिस से ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, रिपेयर होती है हमारे टिश्यूज जहाँ से भी डैमेज हो जाते हैं या कट लग जाता है, वूंड लग जाता है, तो रिपेयर होता है। और रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब कि जो डेड सेल्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है वो सेल्स जो हमारी बॉडी में बेटा हर रोज नए बनते हैं, खत्म होते हैं, नए बनते हैं, खत्म होते हैं, नए बनते हैं, खत्म होते हैं, तो रीजनरेशन चलती है। ठीक है। आप आपकी अगर मैं स्पेसिफिकली थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताऊं, हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड में जो मेन सेल होते हैं दैट इज आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आपकी हर चीज सेल से बनी है। तो जो आरबीसी है उनकी एक लाइफ होती है 120 दिन। 120, एक आपकी आरबीसी आज बनी है, वो 120 दिन काम करेगी और 120 दिन बाद वो मर जाएगी, फिर दूसरी आरबीसी बन जाएगी। ठीक है। तो सेल रीजनरेट होती हैं, आती हैं, काम करती है, अपना फंक्शन करती है, उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, फिर वो नई बन जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, माइटोसिस डिवीजन के अंदर आती हैं ये चीजें। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होती है मियोसिस। क्यों? अगर मान लो कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें मियोसिस तो होगी ही होगी, ये ध्यान रखना। और मियोसिस होगी तो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी आगे जाके पूरी होती है। इतना क्लियर हो गया? तो माइटोसिस से अगर आपको पूछे माइटोसिस का क्या यूज है, तो ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन। मियोसिस का क्या यूज है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बस इतना, इतना पूरा प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि माइटोसिस मियोसिस अलग अलग क्यों है। ठीक है। लेकिन ये आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिख देना जो मैंने आपके सामने अभी डेफिनेशन लिखी है, विच इज इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 सेल each having half of the chromosome of the parent cell and mainly it is used for the gamete formation. That's all. ये हो गई आपकी meiosis division. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छे से टेबल बना के दे रखी है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में। ठीक है, ये मैंने अभी इसलिए उठाया टॉपिक बेटा बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, पूछा आपसे जाएगा भी, इसलिए इस टेबल को याद कर लो। याद तो करना ही है आपको, वो तो आप करोगे, लेकिन समझ के याद करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक बार में याद हो जाएगा। बिना समझे याद करोगे तो एक बार में याद नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, हम समझ के याद करते हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, चलो नेक्स्ट पे, यूकैरियोट सेल एंड प्रोकैरियोट सेल। तो लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इधर लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल। इनमें डिफरेंस क्या है हमें ये बताना है। पहले तो ये समझ लो बेटा, धरती पे हमारी अर्थ पे सबसे पहले आई थी प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, क्यों आई थी भाई, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स आई थी हमारी धरती पे सबसे पहले, और ये क्या है, ये मोस्टली सिंगल सेल्यूलर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आते हैं, मोस्टली, एक्सेप्शंस भी हैं, मल्टी सेलुलर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी है ना बेटा, हर चीज़ में एडजस्ट करने वाले हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये काफ़ी सालों से हैं, सबसे पहले यही आए थे। यूकैरियोट तो बहुत बाद में आए हैं, हम भी यूकैरियोट सेल के अंदर आते हैं, हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज दिया हुआ है बेटा आपकी बुक में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज है 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, जहां आपका प्रोकैरियोटिक का साइज इतना स्मॉल है, वहीं यूकैरियोटिक सेल काफी लार्ज होते हैं इनके कंपैरिजन में, और इनका साइज क्या होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती हैं। सेकंड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन है, यानी जो न्यूक्लियस वगैरह जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये बहुत पुअरली डिफाइंड होती हैं, मतलब कि इनमें होती नहीं है, न्यूक्लियस अच्छे से होता ही नहीं है, होता है तो उसका वो मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही मतलब बिखरा हुआ पड़ा है सेल के अंदर। ठीक है, फंक्शन कर रहा है, बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन is poorly defined and not bounded by any nuclear membrane, या membrane लिख लो सीधा, या nuclear membrane लिख लो, nuclear membrane which is called या which is known as nucleoid। ये वर्ड ध्यान रखना, nucleoid।
ये कहीं भी आ जाए तो समझ जाना बात हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, सो हेयर न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड। एक आपको बहुत सुंदर सा उसका कवरिंग दिखेगी, फिर वहाँ न्यूक्लियस बैठा हुआ है बीच में, ऑर्गेनलीज आपको दिखेंगी, आप उसको स्टडी कर सकते हो, उनका फंक्शन देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है इसके अंदर, ठीक है, जो हमारे अंदर है। सो न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड and has covering called nuclear membrane, ठीक है। कवरिंग हमने समझ ली इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है। अच्छा, न्यूक्लियर रीजन की हम बात करें तो वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है मेनली। अगर आप सिर्फ समझने वाली बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, इतना समझ लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड, और इसमें होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है क्या, कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। तभी मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं और क्या करते हैं? माइटोसिस डिवीजन करते हैं। सिंगल क्रोमोसोम क्या उसका आप आधा आधा करोगे, उसको बीच में से काट दोगे तो वो फंक्शन ही करना बंद कर देगा। इसलिए क्या करेगा? ये रिडक्शनल डिवीजन कर ही नहीं सकता, ये क्या करेगा? इक्वेशनल डिवीजन। अब बातें क्लियर हो रही है धीरे धीरे। सो इट हैज सिंगल क्रोमोसोम, क्लियर। इसमें क्या है? इट हैज मोर देन वन क्रोमोसोम। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा हम इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट प्रेजेंट। आप बताओ किस में होती हैं? एब्सेंट किस में होती है और प्रेजेंट किस में होती हैं? आपके सेकंड पॉइंट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट किस में होती हैं और एब्सेंट किस में होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। वेल देखो बेटा, आपके जो पॉइंट नंबर 2 है उससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल में बताया कि इसमें न्यूक्लियस बहुत पुअरली डिफाइंड होता है, जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ से आ जाएंगी? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, साथ में उनकी मेम्ब्रेन भी होती है, बहुत वेल डिफाइंड होता है। एक आप सेल का अगर आप एक स्लाइड बनाओगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर सी सेल की एक पूरी प्लेट दिखाई देगी, ठीक है। उसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, स्पेशली अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखते हो तो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में समझ नहीं आएगा क्योंकि न्यूक्लियस में आपको मेम्ब्रेन तो दिखाई नहीं देगी और उसमें ऑर्गेनेलीज भी नहीं दिखाई देंगी, तो आप स्टडी कैसे करोगे, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट किस में? यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये मैंने वही पॉइंट्स उठाए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। और अगर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है तो बेटा यही मेन पॉइंट्स आप आगे तक इसको खींच खींच के पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ ये कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मार्क कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है टैब्यूलर फॉर्म में, मैंने आपको समझा दिया, टैब्यूलर फॉर्म में पूछा ना जाए, सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन करना कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस हमने समझ लिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम डिवाइड करें तो प्लांट सेल हम प्रोकैरियोटिक के अंदर रखेंगे या यूकैरियोटिक के अंदर रखेंगे, और एनिमल सेल को हम किसके अंडर रखेंगे? बताओ, कोशिश करो। बेटा देखो, इसका आंसर क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया, हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर में 2 सेल्स लेके चल रहे हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर भी ऑर्गेनलीज हैं और एनिमल सेल के अंदर भी ऑर्गेनलीज हैं। तो जहाँ ऑर्गेनलीज होती हैं वो किसके अंदर फॉल करता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर फॉल करता है। तो आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्रोकैरियोटिक के अंदर वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस तो होते ही हैं हर जगह, एक्सेप्शंस आपको नहीं पढ़ने, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन से आएंगे? यूनिसेलुलर या सिंगल सेल मोस्टली, और यूकैरियोट्स में सारे मल्टी सेलुलर आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। प्लांट और एनिमल सेल जो हम लेके चले थे दोनों ही यूकैरियोटिक के अंदर फॉल करते हैं,
इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। कल की क्लास में मैं क्या करूँगी बेटा, इस चैप्टर से पूछूंगी आपसे क्वेश्चंस, तो क्विज के लिए रेडी हो जाना सारे बच्चे। जिन्होंने आज की क्लास में ही ज्वाइन किया है वो भी आएंगे, और जो फर्स्ट लेक्चर से बने हुए हैं उनको तो आना ही आना है। क्विज अटेम्प्ट करके देखना, उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तब तक के लिए हम ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाने की मैं कोशिश करूंगी, तो एक बार कोशिश करना कि इस पीडीएफ को साथ में एनसीईआरटी को एक बार पढ़ के आना, ठीक है। सो तब तक के लिए बेटा ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।